बैठो बैठो। So let's start. Okay, I'm sharing my screen with you. जिसकी पीछे हो जाओ, पीछे पीछे चले जाओ तो नहीं होगा. Screen is visible now. You can see my screen now. Yes, ma'am. So in previous class we have discussed what is developmental psychology, and it's a part of basic psychology, as we have in second applied psychology. So now we are starting this second branch today, which is social psychology. I have already informed you, I have already give a brief about the social psychology in previous class. So still I want to start it again. एज यू ऑल नो, सोशल साइकोलॉजी जैसे नाम है, इट्स मीनिंग ऑफ सोशल, किसी के साथ सोशल होना, किसी के साथ इंटरेक्ट करना, एंड किसी के साथ या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट में काम करना, दैट इज ऑल्सो अ सोशल, मतलब सोशलिज्म. ओके, एंड इट्स कम इन टू सोशल साइकोलॉजी. इट्स अ पार्ट ऑफ अ बेसिक साइकोलॉजी. And social psychology is a scientific study of how people thoughts, feeling, beliefs, intentions and goal of constructed within a social context by actual imagined interactions. मतलब ये जो है सारा इसका एक सॉर्टेड सबसे नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन अ सोशल कंटेक्स्ट. उसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं. मतलब इंसान कैसे सोचता है, कैसे फील करता है और कैसे बिहेव करता है उन सबके साथ, उन सबको देख के वो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना, उस चीज़ को समझना इन सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ पर्सन इन दिस सिचुएशन. मेनली किसी सिचुएशन में आपको उस चीज़ को समझ के कैसे बिहेव करना और कैसे बात करना, इट इज सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये सोशल साइकोलॉजी के अंदर आता है. इसके अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि ये साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कुछ जो हमारे ऑलरेडी गिवन है और प्रूवन है. जो कि पहले आता है क्वेश्चन. अगर कोई सिचुएशन है, किसी चीज़ पे आप काम करना चाहते हो, कोई मतलब प्रोजेक्ट देती हूँ, आप काम करते हो उसमें, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक बात है ना कि एक प्रोजेक्ट इज एज अ क्वेश्चन, और फिर उसके इतने सारे हाइपोथेसिस होते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकते हैं. फिर उसमें एक प्रोसीजर आप काम करते हो कि किसी क्वेश्चन को करने के कितने प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसीजर होते हैं. ठीक है, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करना सीखते हो उसके साथ कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, और इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हमारा ए पार्ट निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या फिर उसको एनालाइज करते हैं. ठीक है, जितने भी सारे वेज होते हैं हम उनको एनालाइज करके फिर जो हमारे एनालिटिक्स होते हैं उनको काउंट करके उनका जो कंक्लूजन निकलता है वो ऐसे जो हमारे वो होते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन वो ऐसे इसका आंसर या इसका आउटपुट निकालते हैं. ठीक है, और आपकी जो मार्केट है, आपकी जो जिस वर्ल्ड में आप रहते हो, यहाँ पे सोशल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं. ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजिस्ट भी हमारे मार्केट के अंदर होते हैं, हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं. अब वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं और हम लोग के साथ ये किस फील्ड में कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ. जैसे मैंने उस दिन आपको परफ्यूम का भी एग्जाम्पल दिया था,
और कि दोनों के डिफरेंट होते हैं, गर्ल्स का परफ्यूम डिफरेंट होता है, बॉयज़ का डिफरेंट होता है, क्योंकि दे प्ले विद देयर मेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, क्या फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है फील कैसे करते हैं और उसके बाद वो बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। किसी को हार्ड परफ्यूम पसंद है तो डेफिनेटली बात है उसका बिहेवियर जो होगा वो उसको हार्ड परफ्यूम परचेज करने का बिहेवियर को ऑप्ट करेगा। किसी को लाइट पसंद है इसलिए मार्केट में, तो वो बिहेव जो होगा करेगा, उसका बिहेवियर जो होगा वो उसको परचेज करने का बिहेवियर होगा, जो कि एक्शन के अंदर हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर एक एक्शन भी होता है। आई होप आप सुन रहे हो पीछे वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, जैसे कि किसी का रेडी होना, मैंने उस दिन भी बताया था शायद ये वाला एग्जांपल आपको, कि अगर हम किसी वेडिंग में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, कैजुअल्स में नहीं जाएंगे, जिम की ड्रेस में नहीं जाएंगे। you know कि how to dress for a party, how to dress for a office meeting, how to dress for a funeral। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती है जब आप देखते हो, समझते हो कि नहीं मेरे को यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं पहन के जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में ऐसे चप्पल पहन के ऐसे उठ के जाते हो, नहीं जाते ना, अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हो, सब कुछ शेरवानी पहन के या लहंगा चुन्नी पहन के, ये सारी चीज़ें जो भी आपका टेस्ट है अकॉर्डिंग टू दैट अच्छे से बन के, तो वो आपको पता है कि किस वे में कैसे जाना है। ऐसे ही आपको अगर कुछ चीज़ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है करने के लिए, या आप कुछ करना चाहते हो, अपना रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कल को जाके आपने पीएचडी ऑप्ट कर ली, ठीक है, अभी आप बीएससी में हो, फिर एमएससी, या फिर कोई रिसर्च बेस्ड आप कुछ करना चाहते हो कि नहीं ठीक है मैं इस फील्ड को अपना यूटिलाइज करके एक प्रोजेक्ट पे काम करूँगा या करूँगी। एंड उस चीज़ के लिए मेरे को, जैसे मैंने अपने कॉलेज लाइफ में किया था, एक स्लम एरिया के बच्चों के लिए मैंने काम किया था, ठीक है, उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। एंड वो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, वो कम से कम 2-2.5 महीने तो मुझे विजिट करने में लग गए थे वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, या फिर ऐसे जो आप एरियाज होते हैं, स्लम एरियाज या लो क्लास एरियाज जिसको कहते हैं हम, बहुत डाउनग्रेड एरियाज जो होते हैं, दोज आर नॉट अवेयर विद द अपग्रेडेड थिंग्स, जिन्होंने कभी फ़ोन नहीं देखा, बस देखा है तो दूसरों के हाथों में देखा है, या कोई किसी से बात नहीं करता, वहाँ पे जो बात करते हैं बस ऐसी बेकार सी बातें करते हैं। तो वहाँ के बच्चों के लिए मैंने कुछ रिसर्च करी थी और स्लम एरिया में गई थी मैं, हमारी पूरी टीम थी, नॉट मी ओनली, हमारी पूरी टीम थी। एंड हमने जाके जो देखा था वहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करी थी। एक हफ्ता तो मुझे उनमें जलब होने में लग गया, जलब तो छोड़ो, नॉर्मल बेसिक कम्युनिकेट करने में लग गया। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा अनएजुकेटेड बच्चे हैं, और वहाँ के लोग, बच्चों से ज़्यादा लोग इतना अनएजुकेटेड हैं, जो बिल्कुल ही दे आर नॉट फुली अवेयर विद द थिंग्स, उन्हें कुछ पता ही नहीं है वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा डेलिकेट है उनका मन। तो अगर आप उनसे जाके बात करोगे और उन पे कुछ रिसर्च करोगे, तो डेफिनेटली बात है ना कि आपको उनके जैसा एक तो सोचना पड़ेगा कि वो सोचते क्या है, उनके जैसा आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी फीलिंग्स लानी पड़ेगी कि वो किस लेवल पे हैं, और आपको अपना काम कैसे उनसे करवाना है, क्या आप पूछना चाहते हो, हाउ विल यू पोर्ट्रे योर ओन क्वेश्चंस टू देम, कि उनको वो दे विल नॉट ऑफेंड बाय योर क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है ना कि आपको देखना पड़ता है कि अगर आप बच्चे से बात कर रहे हो तो किस टोन में बात करोगे, किसी बड़े से बात कर रहे हो तो किस टोन में बात करोगे। तो ये सारा कुछ साइकोलॉजी का पार्ट होता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में नोट की, जब हम गए थे वहाँ पे, तो आप अगर आप कर रहे हो तो कभी ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते कि शॉर्ट ड्रेसेस पहन के वहाँ पे चले गए, है ना, एकदम अच्छे से बिंदास टिप टॉप बन के चले गए, नहीं जा सकते ना। बताओ, जा सकते हो ऐसे? कल को आप किसी और स्लम के लिए काम करोगे और आपकी टीम में बना दूं कुछ लोगों की, है ना, तो आप लोग जाओगे ऐसे? कैसे जाओगे? नॉर्मली रेडी होके जाओगे ना। तो आपको क्या होगा, आपको एक तो समझ आएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना है, आपको पूछना कैसे है, आपको बात कैसे करनी है। तो ये सारी ना चीज़ें, कॉम्बिनेशन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी को समझने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और इट डिपेंड्स कि आप प्रोजेक्ट किसका कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अगर आप गांव में जा रहे हो कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए और आपने कपड़े ऐसे पहन लिए वेस्टर्न टाइप के, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स रॉन्ग, बट एट सर्टेन लेवल इट्स नॉट गोना कनेक्ट विद योर प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें जो ऑब्स्टिकल्स और हार्ड्स वो आएंगे ना, हर्डल्स आएंगे, वो इसको और इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि वहाँ के लोग सोचेंगे यार आप लोग तो इतने ज़्यादा ऑलरेडी
वो सोचेंगे कि आप उनके कभी थॉट समझोगे ही नहीं, क्योंकि वो आपके पहनावे में इतना डिफरेंस है, उनकी मेंटालिटी में इतना डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करती हैं चीज़ों को लेके। कि अगर आप किसी नॉर्मल कपड़े पहन के जाओगे, ड्रेस नॉर्मल सूट पहन के जाओगे, नॉर्मल कैजुअल्स में जाओगे, तो वो ज़्यादा आपके साथ ओपन अप होंगे और आपके किसी प्रोजेक्ट को या आपके जिस पे रिसर्च कर रहे हो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए। ऐसे होता है ना कि अगर कोई सामने वाला गुस्से में है तो आप उसको जाके परेशान तो नहीं करने लग जाते ना, समटाइम्स करते तो वो थप्पड़ मार देता है। क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी है फीलिंग्स के ऊपर बिहेवियर के थ्रू और एक्शंस जो है वो उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, उसने कैसा फील किया, उसका जो बिहेवियर उसके फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है और फिर वो उसका एक एक्शन होता है और जो कि रिफ्लेक्शन में आके आपको कभी कभी स्लैप पड़ जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल साइकोलॉजी, जिसमें कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही वास्ट इसकी जॉब्स होती है मार्केट के अंदर और पूरे यूनिवर्स में इस चीज़ को। क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए ही साइकोलॉजी नहीं है सिर्फ, क्योंकि इसमें जो सोशल साइकोलॉजी है इसमें रिसर्च बेस इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप सामने वाले प्रोजेक्ट को समझते ही रहते हो, चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका एक फुली प्रोजेक्ट हो या फिर डॉक्यूमेंट्री बेस्ड किसी प्रोजेक्ट या किसी मूवी पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, और हाँ, ये मूवी से मुझे याद आया कि ये हमारी फील्ड में कैसे इसका मैं एग्जांपल दूं। जैसे कि आपने वो देखी होगी, कौन सी मूवी थी वो, एक फार्मर के ऊपर एक मूवी आई थी जिसमें वो था आमिर खान था। कौन सी मूवी थी वो? पीपली लाइफ। हाँ, पीपली लाइफ भी एक मूवी थी, एग्जैक्टली। पीपली लाइफ एक मूवी थी जिसमें आमिर खान था। तो आप उनके कंसेप्ट देखो, उनका इमोशन देखो, उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखो। अब कल को जाके आप एक एनिमेटर बन गए। ठीक है, एनिमेटर का मतलब आप एक वीडियो मेकर भी बन गए। उसके अंदर आप जाके कल को एक वीडियो बना रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल ये नहीं पता कि बस चाहते हो बनाना कि मैं ऐसी हिट मूवी दे दूं हमारे उसके लिए, हमारे सोशल अवेयरनेस के लिए या फिर बच्चों के लिए या फिर जो हमारा कोरोना चला है उसको टाइम को लेके, पेंडेमिक के लेके किसी भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को लेके। ठीक है, किसी भी सेंसिटिव टॉपिक को लेके। लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि आप उसको पोर्ट्रे कैसे करोगे या फिर आप उस पर वर्क कैसे करोगे, तो आपका फायदा होगा? वो नहीं होगा ना। आप चाहते हो पीपली लाइफ को दिखाना कि बेसिक पहले के लोग कैसे जीते थे, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, एक पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए मटका भर के वहां तक दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन आप दिखा रहे हो उसी मूवी के अंदर कि इतने अच्छे से उसने कपड़े पहने हुए हैं, फोन वो चला रहा है, सोशल मीडिया वो यूज कर रहा है और दिल्ली से बाहर वो जाता रहता है या अब्रॉड वो विजिट कर रहा है। डू यू थिंक कि मेंटालिटी ऐसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि आपको अगर कोई मूवी कनेक्ट करवानी होती है ना, या फिर इंडस्ट्री के अंदर या फिर अपना कुछ भी, तो डे वन से आपको सिखाया जाता है कि स्टार्ट बिल्डिंग अ स्टोरी। और स्टोरी नहीं होगी आपकी वीडियो के अंदर या मूवी के अंदर, तो लोग आपसे रिलेट कैसे करेंगे? क्योंकि बिहेवियर और जो फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। मानते हो ये बात? कोई मारेगा आपको तो आपको गुस्से वाली फीलिंग आएगी, तो डेफिनेटली बात है आप उसको प्यार नहीं करोगे, जाके आप मारोगे। तो ये सारी चीज़ें आपका इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें समझना। और ये आपको आगे जब आप लोग इंटर्नशिप करोगे, आप प्रोजेक्ट्स पे, एक्चुअली लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, तो ऑनेस्टली बच्चा, ट्रस्ट मी, जो आज ये पढ़ के जा रहे हो ना, आप जो थ्योरी बेसिस पे पढ़ रहे हो, ये आपके सीनियर्स, कल को आप लोग क्रिएटिव हेड बनोगे ना टीम में जाके, तो आप लोगों को भी ये रिसर्च करनी पड़ती है। पता है आपको कि टीम में काम कैसे होता है? एक हेड होता है, एक क्रिएटिव हेड होता है, फिर उसके अंदर सब कलीग्स होते हैं उसके, और उसके अंदर सब काम करवाते हैं। तो जो क्रिएटिव हेड होता है ना, जो हेड होता है वो तो आपको प्रोजेक्ट ला के दे देगा, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट के थ्रू। फिर जो क्रिएटिव हेड होता है वो, उसका काम ये होता है कि स्टोरी को कैसे बिल्डअप करना है, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है सारा। ठीक है, स्टोरी को कैसे कनेक्ट करवाना है, और फिर कौन सा मतलब कैंडिडेट, विच कैंडिडेट इज मोर मच कंफर्टेबल इन विच सॉफ्टवेयर, वो उसके अकॉर्डिंगली वो काम डिवाइड होते हैं सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, आपके स्किल्स के बेसिस पे। ठीक है, ऐसे काम होता है। तो क्रिएटिव हेड जब बनोगे ना, आप ज्वाइन कैसे करोगे? फ्रेशर्स के थ्रू आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, फ्रेशर्स अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप लोग एक टूल ऑपरेटर बन सकते हो। तो टूल ऑपरेट कर लिया आपने, बस कुछ डिजाइन करके दे दिया, आपको जो बोला गया यहाँ से रेंडर निकाल के दे दिया। ये सब चीजें आप जो सीख रहे हो अभी जिस लेवल पे हो, ठीक है, ये आप लोग इंटर्नशिप लगेगी आपकी, कल को जाके ये सब करना शुरू कर दोगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होनी शुरू होगी,
जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो उस चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली इस चीज़ों का समझ होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के दिमाग में जितनी सारी चीज़ें घूम रही होती है ना, वो एक आर्टिस्ट से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम होता है सिर्फ वहाँ पे जाके अपने एक्सप्रेशन देना, अपने अपने आप को प्रेजेंट करना एक अच्छी फिल्म में। लेकिन एक प्रोड्यूसर का काम और बाकी जो टीम मेंबर्स का, क्रू का काम ये होता है कि वो उसका बैकग्राउंड ठीक चल रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे, स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, और कौन पैसा लगा रहा है इसके ऊपर, मेरे आर्टिस्ट कैसा बिहेव करने चाहिए, और क्या स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं, क्या ये मूवी जो है वो हिट हो पाएगी या नहीं। एक मूवी को हिट कराने का बस ये नहीं होता कि बना के स्क्रिप्ट रख दी और उस पर काम करके शुरू एंड में सब कुछ करके दे दिया। इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, बहुत नॉलेज लगती है, और जो एक्चुअल आपके फैक्ट्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। और एक्चुअल फैक्ट्स की मैं वही वाली बात कर रही हूँ जो कि साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, ह्यूमन बेस्ड होते हैं। अल्टीमेटली आपको साइकोलॉजी टच करनी पड़ती है, और साइकोलॉजी मतलब आपको फीलिंग टच करनी पड़ती है इंसान की, तभी आप कहते हो ना यार ये सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को छू गया ये। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने सेंस किया, वो आपको अच्छा लगा, वो आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए उस फीलिंग के साथ। तो सेम चीज़ें इसके बाद यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लानिंग और डेवलपमेंट इस चीज़ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, सोशल साइकोलॉजी है तो इसके अंदर प्लानिंग और डेवलपमेंट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट वो होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे एक ट्रांसजेंडर्स है, ठीक है, अगर आप मूवी बना रहे हो, आप सबको पता है ना अभी ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए एक नया रूल अप्लाई हुआ है मार्केट उसके अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, पता है ये कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करवा सकते हैं अब हम। पता है आप लोगों को कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए एक नया रूल अप्लाई हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जॉब के लिए। अब उनको भी सब कुछ, वो भी पुलिसमैन बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, दे कैन ऑल्सो लिव लाइक अस ओनली, दे कैन ऑल्सो अप्लाई लाइक नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल मैन और फीमेल। तो अब इसमें कुछ लोगों ने इतना क्रिटिसिज्म किया था कि लाइक व्हाई दे आर नॉट लाइक अस, देन व्हाई वी सपोर्ट देम, देन व्हाई वी सिट विद देम। कल को आके आप लोगों के साथ कोई ऐसे पड़ेगा, क्या वो बच्चा नहीं है क्या, उसकी क्या गलती है, दिस इज समथिंग यू नो बायो बायो से रिलेट करते हैं, ये तो बायोलॉजिकल चीज है ये तो इसमें किसी इंसान का क्या प्रॉब्लम, उसने तो नहीं किया ना। तो ये सारी चीजें कैसे आपको इफेक्ट करती हैं, कैसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और ये इसी का पार्ट है, तो आपको समझना होता है। अब कल को जाके आप एक ऐसा इनके लिए वीडियो बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि इनके नॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे हम कुछ गलत ना कर दे, अपनी वीडियो में कुछ गलत ना बोल दें। तो इनके साथ आपको, जब आप ये चीज़ से सीखते हो अपने काम करते टाइम, सोशली आपको कैसे प्रेजेंट करना है, तो आप सीखते हो कि आप कैसे सोशल साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हो। सेम वे जैसे अगर आप फेसबुक पे कुछ अपलोड करते हो तो आपको पता है कैसे सोशल साइकोलॉजी आपके साथ प्ले करती है। सेम मैंने बताया था कि अगर कोई आपने एडवर्टीजमेंट देखा और उसमें दिखा रहा है कि वाओ दिस पिज़्ज़ा इज़ वेरी यम और बहुत हेल्दी है, मतलब हेल्दी से मतलब अगर कोई और चीज़ है तो बहुत हेल्दी है, तो आपने वो चीज़ देखी, फिर आपके ब्रेन को हिट करी, फिर आपका जो बिहेवियर और आपका जो एक्शन होगा ना वो ऑटोमेटिकली वो ये होगा कि नहीं मैंने कुछ देखा था और अब मैं इसको परचेज करता हूँ। तो ऐसे आपका परचेजिंग जो प्रोडक्ट है वो परचेज होना शुरू हो जाएगा और उसकी बिक्री होनी शुरू हो जाएगी और वो ब्रांड पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सोशल साइकोलॉजी जो है, सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं कंपनी के अंदर रखे जाते हैं, और कभी कभी जो हमारे क्रिएटिव्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जैसे कि वो हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं लोगों के लिए, फॉर आवर पर्पस ओनली, ठीक है। तो ये एक सोशल साइकोलॉजी में ये इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे सारे चीज़ों, ठीक है। समझ आया? किसी को कुछ पूछना है, कुछ अपना आउटपुट देना है या इनपुट देना है? इसका कोई एग्जाम्पल देगा कोई अच्छा सा? जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एक एग्जाम्पल। जो हमारे बच्चे UI UX में जाना चाहते हैं, आगे वो क्या सीखते हैं, क्या होता है वो आपका UI UX क्या होता है? आपके हाथ में जो फ़ोन है, आपके हाथ में जो नोटपैड है या फिर कुछ भी है, कोई भी डिजिटल चीज़ है, क्या होती है ये सारी चीज़ें? यूज़र इंटरफेस पता है आपको क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस पता है? दोनों चीज़ें क्या होती है पता है ना? यूज़र एक्सपीरियंस वो होता है व्हाटसोएवर मतलब वी or the other customer gonna experience that particular thing, and
हमारे ब्रांड को जो एक्सपीरियंस करने वाला है सामने वाला, वो जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे कि इंट्रैक्शन ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप्स, इंफॉर्मेशन। यूआई जो होता है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस वो होता है जो हम लोगों को अपनी आंखों से दिखता है, और यूज़र एक्सपीरियंस वो होता है विच वी फील थ्रू द यूआई। सबको पता है ना ये बात? तो जो आपको लगता है ना कि यार इसकी क्वालिटी फ़ोन की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये वाला ऐप बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला। फेसबुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। क्यों? उसमें इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें बस स्क्रॉल करना है, ऐसे करना है। जबकि फेसबुक का एक अलग ही इंडिपेंडेंट है। तो आप लोग जज ऐसे करते हो ना कि नहीं यार जोमेटो उतना अच्छा सर्च करने के लिए नहीं देता, बट हाँ मे भी हो सकता है कि स्विगी अच्छा लगता हो क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फिल्टर ऑप्शंस हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। और वो क्या होती है आपकी सोशल एक्सपीरियंस ही तो होता है आपका, कि किसने जो बनाया है वो ये सोच के बनाया ना, इंसान के ऊपर सोच के कि कैसा डिज़ाइन करना है। और जो जितने भी आपके पैसे सबसे ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जितना ज़्यादा रेटिंग उसका अच्छा होगा, चाहे वो फ़ोन का हो, चाहे वो किसी ऐप का हो, चाहे वो किसी गेम का हो, चाहे वो पबजी जैसे गेम का हो, चाहे वो एक छोटे बच्चे वाले फूड मेकिंग गेम का हो, अगर उसको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को प्लेजर सीकिंग लग रहा है वो, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अल्टीमेटली जो कंपनी होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी अपने उसमें प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। और एक्सपीरियंस अपने हाथों से करते हो, अपने आंखों से करते हो, और आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आपने कुछ गवर्नमेंट साइट्स देखी होंगी कि बहुत ज़्यादा वैसी होती हैं, क्लस्टर्ड होती हैं, नॉन डिज़ाइनिंग साइट्स होती हैं, देखिए ना सबने। उसकी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की साइट्स देखना, सीबीएसई की साइट्स देखना, या किसी भी गवर्नमेंट फर्म की साइट देखना, आप जाके देखिए किसी ने विजिट की है साइट, वो बहुत ज़्यादा ना वैसी होती है, बोरिंग सी, सिर्फ ब्लू ब्लू दिखेगा आपको और ब्लैक ब्लैक दिखेगा, वो इतना अट्रैक्टिव होती नहीं। और जबकि एप्पल का आप साइट खोल के देखो, वो इतना ज़्यादा सिंपलिस्टिक साइट है। ऊपर आपको सिर्फ वो एक वो रन करवाते हैं छोटी सी वीडियो या फिर अपनी इमेज, और नीचे इतना ज़्यादा बस अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं और उसके जाकर आप एक्सप्लोर करते हो। तो इतना क्लीन साइट है वो, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, डेफिनेटली सी बात है। तो दिस इज़ नोन एज यूज़र एक्सपीरियंस। तो जिसने ये यूआई बनाया और यूआई एक्सपीरियंस करवा रहा है, और वो साइकोलॉजी के साथ खेलता है, क्योंकि जब ज़्यादा जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उस पर अटेंशन सीख नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे। जबकि अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज़ होगी तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज करेगी, ठीक है? तो इसलिए ये हमारी साइकोलॉजी होती है। समझ आया? तो हम इसीलिए कहते हैं ना कि यूआई कोई बच्चा डिज़ाइन करता है, या फिर कोई किसी ने ऐप बनाया है, तो होता है ना मिनिमलिस्टिक चीज़ें रखो, डोंट क्लस्टर विद योर डिज़ाइन, इतना ज़्यादा नहीं करना सब कुछ। क्यों? क्योंकि अपीलिंग नहीं है। और आजकल की डेट में तो वैसे भी जो हमारे मॉडर्न डिज़ाइन है वो ऐसे ही चलता है। समझ आया? ऑलराइट, तो अभी दिस वन इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल जो साइकोलॉजी होती है, ये जो स्टडी होती है, ये ब्रेन की स्टडी होती है विद द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एंड हाउ बॉडी बिहेव्स आफ्टर रिसीविंग मैसेजेस और सिग्नल। जब हमारी बॉडी कोई मैसेज रिसीव करती है या कैसे सिग्नल पास करती है हमारे ब्रेन को, ये उस चीज़ के ऊपर है। एंड इसकी मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी, और लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि ये जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, जो फिजियो का मतलब होता है, ये हमारा होता है फंक्शन, ठीक है? फिजियो मीन्स फंक्शन, एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो मीन्स टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारी बॉडी में होता है, समझे? फंक्शन होता है, एंड टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो एक्चुअली
एक्चुअली में जो हम पढ़ते हैं ना, इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये फिजियोलॉजी का जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इसके अंदर जो होती हैं चीज़ें, वी स्टडी अबाउट ऑर्गन्स, ठीक है, ह्यूमन के जो ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन के जो टिश्यूज होते हैं और जो सेल्स होते हैं उसके बारे में। अब आप सोचोगे कि मैम हम लोग सेल्स और टिश्यूज के बारे में कैसे पढ़ते हैं और हमारा क्या यूज़। अब मैं एक वीडियो दिखाती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दूंगी कि हमको क्या सीखने की ज़रूरत होगी इससे आगे, या हमें कभी कैसे यूज़ आ सकती है इन फर्दर। ठीक है, मैं एक वीडियो दिखाती हूँ आपको। Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences वीडियो के अंदर आवाज आ रही है क्या? just sound confusing. I've नहीं आ actually रही। been using Grammarly for a while now, and it's so easy to आ set रही है up ना? and use and integrate into your daily life. We share the earth with millions of weird and wonderful living things, all uniquely adapted to their own particular environments. Yet, despite our differences, we all have one thing in common. Our survival, everything we do, relies on complex internal processes that, when working well, allow us to respond to the challenges of everyday life. The study of these mechanisms is called physiology, the science of life. With construction, if you want to make a building, certain elements have to be assembled in a particular order for it to work properly. But you can make a huge variety of buildings from those same elements. It's similar with living organisms. DNA dictates that the same essential blocks of life, molecules, cells, and in higher animals, tissues, organs, and whole body systems work together in different ways to respond to different environments and challenges. By developing a picture of how these interactions work and how they maintain a delicate balance, such as blood pressure or body temperature, physiologists are answering big questions about what keeps us healthy, such as how artificial light might impact our sleep cycle. If you grab your phone in the middle of the night, the light from the screen hits cells in the retina of your eyes. Physiologists are studying how signals from those cells to your brain at the wrong time of day can alter the normal release of hormones, leading to disturbed sleep. Sports physiologists are investigating how exercise can improve how our bodies work. For instance, how our hearts change to pump more blood with each beat, so improving our performance. You can even find physiologists in space researching the effects of zero gravity on how the body works, which will come in handy when we want to explore other planets. Here's the thing. Every time you take a breath, open our eyes, or take a step, we don't think of the scientific forces at play. That is, until things go wrong, when one or more of the components stop working properly. Thankfully, discoveries made by physiologists inside and outside the lab provide core information for doctors, dentists, and vets, both in their everyday work and in tackling some of the greatest health challenges we face today. Such as uncovering the impact of air pollution, how toxic chemicals in the air we breathe disrupt the uptake of oxygen into our bodies, and teasing apart the mechanisms for obesity. Studying mice, physiologists have found that messages from the gut to the brain saying it's full can get disrupted, so the individual just keeps eating, becoming ever more obese. Physiologists are working to solve this and many of life's great mysteries. But there's still lots left to discover. And now is a fantastic time to get involved, to help tackle some of these global issues. So, ये जो मैंने वीडियो दिखाई थी, इस वीडियो में आपको No ये parabens, no mineral oils, एक no nasties, made from goodness of nature. So ये जो वीडियो आई हैव जस्ट शोन यू, इट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस वे में यूज़ होती है, इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, अब आपने जो भी देखा है कि कैसे फिश को दाना डालते हैं, उसकी माइंड कैसे बिहेव करती है और उसकी बॉडी फिर कैसे बिहेव करती है, कैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स अगर ऊपर पहुंचते हैं तो उसका कैसे क्या बिहेवियर चेंज होता है, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे, चलो हम साइंटिफिक वे में नहीं जाते हैं, बट द थिंग इज़ अगर हम कल को ऐसी वीडियो बनाने लग गए जो ये वीडियो आपने देखी है, ठीक है, ये तो हमारा काम है ना, ये भी तो किसी एनिमेटर नहीं बनाई है ना, क्योंकि देखो हम लोग सब हैं, हम लोग डॉक्टर्स भी हैं, हम लोग इंजीनियर्स भी हैं, हम लोग चाहे प्लेन व्यू डालेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में जाके,
लेकिन आपको प्लेन का भी मैकेनिज्म पता होना चाहिए ना, कि आपको पता है ना कि कैसे काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है, 3D ऑब्जेक्ट वर्क करता है, तो आप सीख रहे हो ना कि कैसे लाइट एंड शेडो काम करती है। लाइट एंड शेडो काम सिर्फ ये थोड़ी ना है कि एक पेंटर भी होता है तो उसको भी पता है कि कहाँ पे शेडो देनी है, तो कहाँ पे हमें हाईलाइट्स देनी है, तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं हम, ठीक है। अब किसी बॉल को बाउंस करते हैं तो हमें पता लगता है कि व्हाट इज़ फिजिक्स भी आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के लिए, अगर एनिमेट कर रहे हो आप किसी चीज़ को। तो दैट्स हाउ हमें एक साइंटिफिकली ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमको कल को जाके ये सारी चीज़ें बनानी पड़ी, ऐसा कुछ वीडियो, अगर आपको ये मोशन ग्राफिक्स जो आपने देखा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ, एक्चुअली दिस इज नोन एज अ मोशन ग्राफिक वीडियो। सो दिस वन इज मेड अप ऑफ इन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, और इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो आप किसी भी 2D सॉफ्टवेयर में जाके कर सकते हो। सो अल्टीमेटली बात है, इसके लिए स्क्रिप्ट भी लिखी गई है, तो इसके पीछे एक डिज़ाइन, कितने सारे लोगों को काम है। कल को जाके आप लोग अगर ऐसी वीडियो पे काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, यू विल नॉट आस्क फॉर अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट कि प्लीज़ हमें जाके ये बताओ कि हमें क्या क्या करते हैं। तो डेफिनेटली फॉर दैट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड रिसर्च कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अब, कि फिजियोलॉजी जैसे हम लोग, हमारे जो रिस्ट बैंड होते हैं, मोस्टली बच्चों के पास होगा भी, जो हमारे ये वेट लॉस के ऐप्स होते हैं या फिर जो हमारे ये RFID बैंड्स होते हैं, ये किसने बनाए हैं? ये किसी ने डिज़ाइन करे ना, इनका UI UX किसने डिज़ाइन करा हुआ है। तो अब क्या मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डॉक्टर्स ही बनाएंगे, डॉक्टर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि उनको ही नॉलेज है इन सब चीज़ों की, कि हमारा सांस कब किस लेवल पे फूलता है, ब्लड प्रेशर का क्या पॉइंट होता है, और शुगर लेवल क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। कौन बनाता है? हम ही लोग तो डिज़ाइन करते हैं इन सब चीज़ों को, आप ही लोग तो डिज़ाइन करोगे कल को ये सारी चीज़ें जाके। तो जितने भी हमारे ये ऐप्स होते हैं, वेट लॉस ऐप्स वगैरह, इनके आप UI UX या फिर इनके ऊपर आप काम करोगे, अरे वाह, ये देखो इनके जो आइकन्स होते हैं, कल को आप लोगों की ऐसी जॉब, ये काम भी कर सकते हो आप लोग, इसको करना भी पड़ेगा। जो लोग UI UX में जाएंगे, कल को आपको फिटजी का बैंड के UI UX बनाने को मिल सकता है, चाहे वो किसी वेबसाइट के लिए हो या एक्चुअली में उसके लिए हो। तो आप लोग ये देख रहे हो, ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तभी आप इस पर काम कर पाओगे ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इस चीज़ को इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी जो है हमारे कैसे काम करती है, उस हिसाब से हम लोग अपना फंक्शन दिखा देंगे कि हाँ हमें कितना पानी पीने की ज़रूरत है, ग्लास एक जैसे ना 8 ग्लास ऑफ अ डे, 8 लीटर ऑफ अ डे, एंड कितना खाना खाने की ज़रूरत है, कितना वॉक करने की ज़रूरत है, 600 स्टेप्स कहते हैं, सॉरी 6000 स्टेप्स या 1000 स्टेप्स, 1000 स्टेप्स से तो कितना आपने फैट लॉस किया, कितना आपने अपना कोलेस्ट्रॉल बर्न किया। तो ये सारी चीज़ें तो हम ही लोग डिज़ाइन करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें इसी का पार्ट है। अब समझ आया? कोई प्रॉब्लम? हेलो, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? अभी तक समझ आ रहा है कैसे कैसे चीज़ें साइकोलॉजी में काम करेंगी और कैसे क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, हाँ बहुत सिंपल है। देखो अगर आप लोग, मैं बता दूं आपको पेपर में आंसर कैसे करना है, अगर ये MCQ बेस्ड होगा तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, और अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मैं छोटी सी चीज़ें पूछूंगी, लाइक व्हाट इज साइकोलॉजी या फिर व्हाट इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, तो उसमें आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और लाइन लिख देना एंड देन जस्ट एक्सप्लेन योर question with the help of your examples, then I will definitely mark you a full marks on the basis of your example, क्योंकि at the end I just want to make sure कि yes you are getting my point, what I'm trying to explain you and how these things will affect you in your future, that's it। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये लास्ट है आज के लिए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी सबको पता है, ये क्या होता है? पता है? कोई बताएगा व्हाट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी? जल्दी से कोई बच्चा बता दो, जिसके दिमाग में जो आता है। किस चीज से रिलेटेड होता है बताओ ये साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी?
हेलो। मैम आई थिंक थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, जैसे बिहेवियर लाइक मूड अप्स एंड डाउन्स इंप्रूव हो जाते हैं उसके। एग्जैक्टली राइट। हम भी बोलते हैं ना यार, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, प्लीज डोंट इरिटेट मी, जस्ट गो अवे फ्रॉम राइट नाउ, अभी फ्रॉम मेरे पास से, है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना। एंड जस्ट लीव मी अलोन। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट दैट मोमेंट हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, है ना। बोलते हैं यार मैं अभी नॉर्मल नहीं हूँ, यहाँ से चला जा। क्यों नॉर्मल नहीं होते हैं? ये ही बात है। हम तो उस पर्टिकुलर मोमेंट या उस फ्रेज के लिए मोमेंट में, जस्ट अ मिनट, हेलो सर, आई एम टेकिंग माय क्लास राइट नाउ, कैन आई कॉल यू बैक प्लीज? ओके ओके ओके, या सॉरी, दैट वाज सो इम्पोर्टेंट टू आंसर। हाँ, सो हम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होते हैं, बट आपने सोचा है कि जो लोग एबनॉर्मल क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि जो लोग काफ़ी सर्टेन टाइम के लिए नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, एबनॉर्मल होती है उनकी सिचुएशन, उनका बिहेवियर, उनको हम एबनॉर्मल लोग कहते हैं ना कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, है ना। स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं? जो थोड़े स्पेशल होते हैं। और स्पेशल से मतलब नॉट लाइक कि स्पेशल बहुत अच्छे हैं, ये है बहुत दुनिया में उनका नाम है, नहीं। स्पेशल उनको कहते हैं जो बेचारे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, हम उनको स्पेशल चिल्ड्रंस या स्पेशल लोग पीपल कहते हैं, पीपल, ठीक है। उनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उनके अलग से चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो एक अंतरा नाटक आता था, छोटी सी बच्ची आती थी, उसके अंदर उसको एक प्रॉब्लम थी, और जैसे तारे ज़मीं पर भी वो कितना स्पेशल चाइल्ड था, उसको चीज़ें बाद में समझ आती थी, रिपीटिशन होती थी उसके साथ, उसको सब कुछ उल्टा डिपिक्ट करता था। वो बी को डी मानता था और 9 को 6 मानता था। ये सारी चीज़ों के साथ प्रॉब्लम थी। तो दैट मीन्स वो एबनॉर्मल में बिहेव करता था, उसका जो माइंड है वो नॉर्मल नहीं था। एंड दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट ऑन आर माइंड, ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड कौन सी जगह से होती है? वो हमारे माइंड से रिलेट करती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सो जो एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं एंड जो काउंसलर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों पे कभी कभी इंडिविजुअली, कभी कभी कंबाइन इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक काम है हमारी साइकोलॉजी के अंदर, और ये बहुत बड़ा है। एबनॉर्मल जो है इसमें लिखा हुआ भी है, इसको आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग क्यों इतना ज़्यादा एबनॉर्मल सा फील करते हैं? कभी कभी क्यों करते हैं? कभी कभी स्ट्रेस होता है, राइट, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को, ठीक है। ऐसे ही बताओ 2-3 चीज़ें और क्या होती है, बताओ और क्या होता है? एंजाइटी, स्ट्रेस, बताओ क्या दिमाग में आ रहा है? पैनिक अटैक्स होते हैं, समटाइम्स इतने ज्यादा पैनिक अटैक्स होते हैं नॉर्मल लोगों को भी। आपको लगता है ना कभी कभी कि यार पेपर है और पेट में दर्द हो जाता है, दिस इज सो नॉर्मल। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप पेपर देने जा रहे हो और स्वेटिंग होने लग जाती है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा। 10th-12th में साथ में बहुत होता है, ये चक्कर आ जाते हैं बच्चों को। वो क्यों? क्योंकि उनका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो दे कैन नॉट कंट्रोल दैट, उस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं करती। ये नॉर्मल है, आप लोगों के साथ अभी भी होता होगा। अगर आपको स्टेज परफॉर्मेंस देने जाना है तो ये होता ही है, ये हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती ही करती है, क्योंकि कुछ चेंजेस जो हमारे अंदर होते हैं ना, सामने चीज़ों को देख के कि हमें ये करना है, वो चेंज हमारे अंदर आता है, हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब मैम ने जैसे आंसर पूछ लिया तो कुछ बच्चों की हार्ट बीट फास्ट हो गई होगी। जैसे मेरे सामने राज मौर्य बैठा है और पक्का आई कैन जज यू ऑन दैट, दिख रहा है कि हाँ आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं आंसर क्या दूँ। तो ये सारी चीज़ें आप, खैर ये तो एक एक्सपीरियंस के बाद भी है, आपको पता लग जाता है सारी चीज़ों के बारे में, बट ये बहुत नॉर्मल है। स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, तो जिस हमारे साथ ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, हमारे से बड़े लोगों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी सेम चीज़ होती है। लेकिन जो हमारी लेकिन ठीक हो जाती है, हमने कर लिया, ओके गुड। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते उनको अब नॉर्मल रेशो में रखते हैं। उनके साथ क्या होता है, उनकी ओसीडी आपने सुना है ना क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, तो ओसीडी होता है कुछ लोगों को, पर्सनालिटी मल्टीपल डिसऑर्डर होता है। आपने वो कौन सी मूवी थी अपरिचित मूवी थी, उसमें क्या है, वो अब नॉर्मली तो था, एबनॉर्मल क्या था उसके अंदर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें से मल्टीपल भी एक होता है, उसके अंदर काफी सारे लोगों की वो होती है पर्सनालिटीज, और वो मल्टीपल टाइम्स बाहर आती रहती है, चाहे वो लड़की की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, या किसी एग्रेसिव बच्चे की भी हो सकती है, या किसी इतने छोटे बच्चे की भी हो सकती है, लविंग बच्चा भी हो सकता है, और किसी अच्छे खासे 6 फीट जैसे इंसान के अंदर। तो ये एक्चुअली ये डिप्रेशन में ज्यादा एक्टिव होते हैं हाँ मल्टीपल डिसऑर्डर्स। हाँ डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, हाँ एक्टिव ये तभी होते हैं जब ये डिप्रेशन में आते हैं। जैसे डिप्रेशन में फीड्स किसी को पढ़ते हैं ना, अगर आपको पता हो, किसी देखा हो कि आपके आस पड़ोस में फीड्स, किसी को फीड्स कहते हैं दौरा पड़ना, ये बच्चों को भी पढ़ते हैं, और मेरे नोन में भी है एक, उसको फीड्स पढ़ते हैं। तो वो गर्ल है एंड शी इज़ वेरी थिन है कि उसको अपने आप से ही इतना ज़्यादा वो है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होते हैं लोगों को। तो शी इज़ वेरी डीमोटिवेटेड पर्सन, वो हमेशा ऐसी रहती है, शी इज़ वेरी ऑलवेज बीइंग अ डीमोटिवेटेड पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में कभी उसको देखा ही नहीं डीमोटिवेटेड होते हुए। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी बॉडी से वो इतना ज़्यादा वो करती है कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं इतनी पतली हूँ, या फिर जो लोग मोटे होते हैं, जिनको ओबेसिटी होती है, वो लोग सोचते हैं यार हम लोग इतना मोटे दिखते हैं तो क्या होता है, ये आना जाना बंद कर देते हैं कहीं पे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक तो पहले यार होता क्यों है ये, तो हम क्या साइंटिफिक वे में घुस गए हैं, बट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, तो नॉर्मल है, ये तो पता भी होना चाहिए। तो वो इतना ज़्यादा अपने आप में, जिसे कहते हैं ना भावनाहीन ग्रस्त होना, जिसको हिंदी में एक टर्म है, ये वाला फ्रेज होता है, तो वो वही है। और जब वो डिप्रेस हो जाती है, अब किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, ना कहीं जाती, नो सोशल एक्टिविटी, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, और ना ही कोई सोशल एक्टिविटी, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी। तो ये लोग आपको अगर ऐसे कमरे में बंद रख लेंगे ना, तो हम भी आके डिप्रेस हो जाएंगे एक दिन। ये लोग हो जाते हैं, और डिप्रेशन में आने के बाद इनको पता लगता है कि मल्टीपल डिसऑर्डर है, क्योंकि जब इंसान अपने आप से बात करना शुरू कर देता है, अपने आप ही रोना शुरू कर देता है, अपने आप हंसना, अपनी एक दुनिया बना लेता है। पता है, अभी लेटेस्ट की एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। वैसे आप लोगों को इंटरेस्ट आती है सारी बातें सुनने में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें अगर आप टूल्स लेके सीख रहे हो, जीडी की क्लास में जीडी सीखना, 3D की क्लास में 3D सीखना, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग है ये हमारी जिंदगी में जानने के लिए। कल को आप भी 2 लोगों को बताओगे कि हाँ ऐसा होता है, और बताने की बात नहीं होती है ये, अगर आप लोगों को पता है ना। जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के अंदर, मेरा बैकग्राउंड था साइकोलॉजी से। सो ज़रूरी नहीं है जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। ये ह्यूमन बिहेवियर है यार, जिसके लिए हम खुद कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना हमें। तो ये बस वही चीज़ है। तो अभी एक ना उसमें आया था कौन बनेगा करोड़पति में, अगर आप लोग देखते हो तो, कहाँ घूम रहे हो तुम, बैठो, हाँ तो बैठ जाओ। तो उसमें इतना इंटेलिजेंट पर्सन, सोचो अगर जो हॉट सीट पे बैठा है वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, he has something inside his brain, है ना, he is very capable person, जो यहाँ तक आए क्वेश्चन पेपर क्रैक करके। बहुत ज़्यादा इनका टफ कंपटीशन होता है, पता है आप लोगों को, एंड तब भी जाके उसके अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि उसके मॉम डैडी उसको ये बोलते थे कि तू IAS की तैयारी नहीं कर पाया, 6 साल हो गए, वो ही वांट्स टू बिकम एन IAS, और उसकी फैमिली में उसके चाचा मामा सब IAS थे। तो उसका डिप्रेशन देख के, और यार अच्छा खासा 6 फीट इंसान आदमी था, और IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सोचो तब भी इंटेलिजेंट है, और अगर हॉट सीट पे बैठा है तो भी इंटेलिजेंट है, बट वो तब भी रो रहा था सबके सामने कि ही इज गुड फॉर नथिंग। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। समटाइम्स ना वी नीड टू हैव एंड वी नीड टू कैरी दैट मच कॉन्फिडेंस लेवल विद यू, क्योंकि माना मुझे 2D अच्छा नहीं आता, माना मुझे 3D अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं लोगों को गाइड करने में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। आप लोगों को अपनी खुद की कैपेबिलिटीज और जो आपका कैलिबर है वो आपको पता होना चाहिए, और आप जब पता लगेगा ना आपको जिस चीज़ में अच्छे हो, कर सकते हो, जब डीमोटिवेट होना बंद कर दोगे तो डेफिनेटली एक दिन देखना आप कितने अच्छे, और अपना कितना अच्छा माइंड कंट्रोल हो जाएगा आपके ऊपर, और माइंड कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली बॉडी कंट्रोल भी आएगा। और माइंड कंट्रोल के साथ साथ मतलब माइंड कंट्रोल होगा तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, क्यों करते हैं? रिलैक्स देने के लिए। क्या है ये सब चीज़ें? मेरे माइंड को रिलैक्स मिल रहा है। आपको माइंड को रिलैक्स नहीं मिल रहा, आपके माइंड को ड्रग्स मिल रहा है। और छोटी फॉर अ टाइम बीइंग
वो ड्रग्स जो है आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है, आपको पता है थिंकिंग पावर ब्लॉक कर देता है आपकी, वो मैसेज पास करना बंद कर देता है, दे मेक यू नम्ब, इसलिए आपको अच्छा लगता है, आप बोलते हो ना यार सब कुछ भूल गया, आज तो मेरा ब्रेकअप हुआ सब भूल गया, आज मेरे पैसे खो गए सब भूल गया, बस एक दारू मिल जाए, रात को आधा पौआ जो भी होता है वो मिल जाए, है ना, क्लब में जाके पार्टीज करना, क्यों, किसी को नाचने में इंटरेस्ट होता है, नाच के अपना वो क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी उसमें रिएक्ट करती है और उस टाइम पे आपके माइंड को प्लेजर सीख मिलता है। तो जो खैर अबनॉर्मल पे वापस आते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं ये हमारे स्पेशल होते हैं, ये लोग वो सब यहाँ तक सोच नहीं पाते और अपनी दुनिया में रहते हैं और इसलिए इनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ऑकर हो जाती हैं और इतना ज़्यादा ऑकर होने के बाद ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं, जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है साइकोलॉजी में, एंड इसके अंदर जो होती है अगर आप लोगों को, हाँ इन फ्यूचर भी नेवर नो, देखो कौन जाके क्या बनेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई किसी ने साइकोलॉजी ऑप्ट करी, वैसे तो नहीं कर सकता वो इसी वे में जाके, क्योंकि अभी आप जो डिग्री ले रहे हो वो साइकोलॉजी एक्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसका एक वो होता है तरीका कि अगर आप बीएससी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करोगे, इसका डिप्लोमा कर लोगे और फिर आप नर्सिंग सीख लोगे, तो कहीं ना कहीं जाके आपको ये सब चीज़ें आप इसके अंदर घुस सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब आई वॉज द वन हु वांटेड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन स्टार्टिंग, मैं आपको बताऊं, बट फॉर दैट आई जस्ट ऑब्जर्व किया 7 साल की तो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, हालांकि 7 साल की तो मेरी पढ़ाई अभी भी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा इतना करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करनी पड़ेगी, फिर मुझे वो, तो इसमें ऐसा लगा कि मुझे, अगर मुझसे नहीं हुआ फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ क्या मेरा नंबर आ पाएगा, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके बेसिस पे मैंने, खैर मेरा इंटरेस्ट भी था एनिमेशन के अंदर, तो और कि लेकिन टुडे आई एम हैप्पी कि मैं एनिमेशन के अंदर भी साइकोलॉजी सीख रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हेलो, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है, ठीक है, टू बिकम, इफ समवन वांट्स टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट पर्सन टू स्टडी दिस टॉपिक, ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली 2-4 चीज़ें जो मैं बताऊँ, फोबिया होता है, डिप्रेशन होता है और स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, जो मैंने पहले भी बताई, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, मूड डिसऑर्डर और सुसाइड अटेम्प्ट जो करते हैं लोग बाग, और सिजोफ्रेमिया जो होता है, सिजोफ्रेमिया सुना है ना, क्या होता है सिजोफ्रेमिया, खैर ये तो एक वर्ड वो है, एक प्रॉब्लम है जो ब्रेन की होती है, ठीक है, और ये सिजोफ्रेनिया आपके ब्रेन में होती है, और थेरेपी जो कहते हैं, और हमारे साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर इसी का पार्ट होती हैं। सो एनीवेज ये था हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट। और हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं ना, अब उनके लिए पढ़ाई भी करवाते हैं, तो उनके लिए जो बुक डिज़ाइंस करवाते हैं, हमारा रोल वहाँ पे शुरू होता है। उनके लिए जो गेम्स होते हैं, हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे वो हमें सोचना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर इसको सिजोफ्रेनिया है तो वो सोच ही नहीं पाएगा, अगर इसको ओसीडी है तो वो उतना उसके लिए क्या प्रॉब्लम आएगी और हमें कैसे क्या डिज़ाइन करना है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और आपको पता है जो जिस तरह के गेम्स बनते हैं, आप उनको मेंटली, एक गेम था, एक मैंने देखा था, उसके अंदर ना उन्हीं के जैसे बच्चे थे, उन्हीं के जैसे बच्चों की रिकॉर्डेड वीडियोस थी, और वो जो बच्चे देख पा रहे थे ना, इतना ज़्यादा खुश हुए थे, इतना ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ा था ना, कि उन्होंने ठीक होना भी शुरू कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डेलिकेट और बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप इन केस अगर आपने कभी सोचा कि मैं अब नॉर्मल बच्चों पे स्टडी करके या उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, या इन फ्यूचर अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे, वहाँ पे उनके लिए कोई प्रोजेक्ट आता है स्कूल से रिलेटेड या किसी फर्म से रिलेटेड, किसी एनजीओ से रिलेटेड, और हाँ जो एनजीओ में काम करते हैं, जैसे आप लोग एनजीओ में काम करोगे अगर कुछ लोग, तो वहाँ पे 2D का भी काम होता है, 3D का भी काम होता है, उनके लिए वीडियोस बनेंगे, उनके लिए पोस्टर्स डिजाइन होंगे, उनके लिए एडवर्टीजमेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए कैसे स्लोगन यूज़ करते हैं और कौन सी आप पिकअप लाइन यूज़ करते हो, जो कि मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में समझाया था कि आपको कैसी गुड डे के लिए है, फूड आइटम है, तो आपको कैसी पिकअप लाइन यूज़ करनी है। अगर आप किसी स्पेशल एनजीओ के लिए काम कर रहे हो और उसमें एनजीओ में कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं जो स्पेशल हैं, तो आप उनके लिए कैसी चीज़ें डिज़ाइन करोगे, तो आपको वहाँ पे भी आपके वर्डिंग्स पे अपने कमांड होनी चाहिए, आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, आपको कैसे बिहेव करना है, वहाँ के स्टाफ के साथ आपको कैसे बिहेव करना है।
या अगर आपको कल को मीटिंग होती है, अगर आप कुछ बना भी नहीं रहे, लेकिन अगर आप एनजीओ के साथ मीटिंग भी करने गए हो ना अपनी क्रिएटिव टीम के साथ या अपने प्रोजेक्ट के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको उनसे क्या बातें करनी है, आपको पता होना चाहिए आपको उनसे क्या क्वेश्चंस पुट ऑन करने हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप समझ आई होगी। हेलो हेलो, Yes, ma'am. समझ आई? तो ये Yes, ma'am. जो 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? मैम एक चीज ये एबनॉर्मल जो ये थी डिसऑर्डर वो थी तो डिसीज में आती है ना, I think. हाँ, डिजीज देखो, एबनॉर्मल एक साइकोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो मैंने तुम्हें बताया है। इसके Yes, अंदर इतनी madam. सारी डिजीजेस होती हैं, डिजीज के अंदर नहीं आती है, इसके अंदर डिजीजेस होती हैं, अच्छा, ठीक है? ये है। अब डिजीज का मतलब ये भी नहीं है कि आपको खून निकल रहा है या फिर आपको कुछ, सॉरी ये तो हो गया, कि आपको बुखार चढ़ गया है। इसलिए हम लोग इनको स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कभी प्रिटेंड नहीं करते यार, ये लोग ना, ये चीज़ हमारे दिमाग और हमारी बॉडी के साथ काम करती है जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं होता, ये हमारी ब्रेन के साथ काम करती है। हम इस चीज़ को ना डिजीज नहीं बोलते कभी भी, ये तो हम लोग हैं जो इतना क्रूल वर्ल्ड है, बट हाँ अल्टीमेटली है तो ये कि जो बच्चा नॉर्मल नहीं है उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही ना, तो उसको प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं आजकल के टाइम में, डिजीज। इसलिए तुमने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि डिजीज, लेकिन हाँ इसके अंदर जो है वो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स। तो जैसे वही मैंने बताया, पैनिक डिसऑर्डर होता है, ये हमारे अंदर भी है, लेकिन जिनके अंदर लेवल ज़्यादा होता है ना, हम लोग तो फिर भी जैसे पेट में दर्द हो रहा है, ओ शिट पेट में दर्द हो रहा है, क्या करे, मेरा परफॉर्मेंस आने वाला है, हमने परफॉर्म किया चाहे अच्छा किया बुरा किया, वो पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग बच्चे नहीं कर पाते और जो लोग रोना शुरू कर देते हैं, भाग जाते हैं या बात नहीं करते ना, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने आपको आई साइड में भी बताया था कि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 1 to 10% जो सेकेंड्स होते हैं उसके अंदर 10th ऑफ द सेकेंड्स के अंदर हम लोग परसीव कर लेते हैं और समझ लेते हैं सामने लिखा क्या है, डिज़ाइन क्या हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा नहीं होता उसका लेवल जो है 10 से अबव होता है, चाहे वो 15 हो 12 हो, तो वो नॉर्मल नहीं होता। तो बस ये डिफरेंस है स्पेशल होने के अंदर और नॉर्मल होने के अंदर। हम लोग नॉर्मल हैं, जो लोगों का लेवल इससे थोड़ा डिफरेंट है वो लोग अब नॉर्मल इसलिए कहलाते हैं और स्पेशल कहलाते हैं। दैट्स इट, ठीक है? तो आज की क्लास की अटेंडेंस मुझे दे दो, मुस्कान या कोई भी बच्चा, एंड फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग शायद या तो जीडी की क्लास लूँगी मैं आपकी, या तो कल या परसों, एंड ठीक है? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर। अटेंडेंस प्लीज दे देना।